किसी भी फसल को बीज से फूलावस्था तक लाने में हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फूलावस्था के दौरान यदि सारे फूल और फल ही फसल से गिरने लगें, तो इस स्थिति में हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ऐसी ज्यादातर परिस्थितियों में फसल तो लगभग स्वस्थ ही दिखती है और समस्या समझ में ही नहीं आती कि आखिर में दिक्कत कहाँ है। इसका कारण यह है दोस्तों कि किसी भी फसल के फसल चक्र में फूल अवस्था सबसे जरूरी क्रांतिक अवस्था होती है, यानी पौधों में आंतरिक बदलाव इस समय सबसे ज्यादा होते हैं और इन बदलावों में धूप, हवा, तापमान, पानी, हवा के अंदर नमी का प्रतिशत और पोषक तत्वों की उपलब्धता का सीधा संबंध होता है। और यदि इनमें से कोई भी मानक अपनी सीमा में नहीं है तो फसल में फूल झड़ने की समस्या जरूर आएगी। दोस्तों, यह समस्या ज्यादातर सब्जियों की खेती और बागवानी वाली फसलों में देखी जाती है, जैसे सब्जियों में मिर्च, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च इत्यादि में, और बागवानी में अनार, पपीता, अंगूर, आम, सेब, नींबू, संतरा, अमरूद इत्यादि में। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसी फसलें हैं जिनमें यह दिक्कत आम बात है और इतनी सारी फसलों को प्रभावित करने के कारण इसे खेती में एक गंभीर समस्या माना जाता है, क्योंकि इससे सभी फसलों के उत्पादन में भी बहुत ही ज्यादा कमी आ सकती है। इसलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको फसलों में फूल झड़ने के असली कारण को पहचान कर उसका इलाज करना बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, फूल अवस्था के दौरान पौधों में बदलाव लाने वाले 6 मानकों में से 2 मानक यानी पोषक तत्व और पानी को हम कुछ हद तक बदलकर फसल की जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये भी हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि बारिश पे हमारा नियंत्रण है नहीं और बारिश से पानी और पोषक तत्व दोनों प्रभावित होंगे। इसलिए वास्तव में तो ये सभी मानक यानी धूप, हवा, पानी, तापमान, हवा में मौजूद नमी का प्रतिशत और पोषक तत्वों की उपलब्धता सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन क्षेत्र और समय के हिसाब से यह अनुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस समय कितना तापमान रहता है, या कब बारिश होती है, कब गर्म हवाएं चलेंगी और कब पाला पड़ेगा, क्योंकि मौसम में बदलाव का एक निश्चित चक्र हमारी प्रकृति में पहले से ही स्थापित है, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। और मिट्टी की जांच से उसमें मौजूद पोषक तत्वों का पता लगाकर फसल की जरूरत के हिसाब से इनकी पूर्ति भी की जा सकती है। और यही दोनों मुख्य सिद्धांत हैं जिसके ऊपर पूरी कृषि प्रणाली विकसित की गई है और फसलों को उसी हिसाब से खरीफ, रबी और जायद की श्रेणी में रखा गया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो फसलें अपनी निश्चित समय अवधि पर उगाई जा रही हैं, उनमें फूल झड़ने वाली कोई विशेष समस्या नहीं आती, जैसे धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कपास इत्यादि में। लेकिन वही सब्जियों और फलों में इसका बुरा हाल है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है कि आज ज्यादातर सब्जियों और फलों वाले किसान किसी भी समय पर कोई भी फसल लगाने लगे हैं, क्योंकि हमारे मन में एक धारणा बन गई है कि भाई साहब, फायदा तो तभी होगा जब फसल अगैती होगी या पिछैती होगी। और ये धारणा मुख्य तौर पर बनाई गई है यूट्यूब द्वारा, जिस पर कई ऐसे लोग हैं जो साल के 12 महीनों के लिए हर महीने स्पेशल फसल वाली वीडियो बनाते हैं और इनके हिसाब से ये फसलें आपको 1-2 महीनों में करोड़पति या लखपति बना देंगी। अब इन्हें देखकर कर्ज में डूबा एक किसान यही सोचता है कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, शायद कुछ भला हो जाए। लेकिन क्या सच में ये संभव है? इसको जानने के लिए एक उदाहरण को समझिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी की वीडियो को देखकर इस समय यानी मार्च के मध्य में टमाटर या मिर्च लगा दिया। अब ये फसलें जब मई के मध्य में अपनी फूलावस्था में पहुंचेंगी तो उस समय ज्यादातर जगहों में गर्म हवाएं चल रही होंगी, तापमान 40 डिग्री के ऊपर होगा और हवा में नमी का प्रतिशत 30 से भी कम होगा। और इसके अलावा काफी ज्यादा तीखी धूप भी उन दिनों में होती है, जिसके कारण उस समय काफी ज्यादा मात्रा में फूलों और फलों में झड़ने की दिक्कत आएगी ही आएगी और फलस्वरूप आपको काफी कम पैदावार मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी भी फसल को गलत समय पर लगाने से आपको कभी भी अच्छा लाभ उस फसल से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए रेट आपको अच्छा मिल भी गया उस समय, तो आपके पास पैदावार ही काफी कम होगी, इसलिए कुल आय भी आपकी कम होगी और एक अच्छा लाभ मिलना मुश्किल है। इसलिए अच्छा लाभ मिलना और अच्छा रेट मिलना दोनों एक बात नहीं है, और यह बात अगर आप समझ गए तो आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपने मेरी बात मानकर समय और क्षेत्र के हिसाब से सही फसल लगाई है और फूल अवस्था के दौरान हमारा पौधा भी स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन फिर भी फूल झड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको धूप, तापमान, हवा और हवा के अंदर नमी के प्रतिशत के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सही समय और सही क्षेत्र के कारण ये मानक अपनी सीमा में ही होंगे और आपको मात्र 2 मानकों पर विशेष ध्यान देना है।
यानी पानी और पोषक तत्वों पर। पहले पानी को समझेंगे। तो दोस्तों, अगर गर्मी का समय है तो ज्यादा संभावना पानी के कमी की होगी और ठंड में ज्यादा संभावना पानी के अधिकता की होगी। और इसे पहचानने के कुछ लक्षण हैं। जैसे यदि पानी की कमी होगी तो पौधे की पत्तियां किनारों से सूखने लगेंगी, पौधे में हल्का पीलापन दिखेगा और पौधा दोपहर में बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखेगा। तो वहीं पानी की अधिकता से नई और पुरानी पत्तियां दोनों एक साथ गिरने लगती हैं। पत्तियों की नोक भूरे रंग की हो जाती है, पौधों में हल्का पीलापन आ जाता है और पौधा ढीला हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा पानी से पौधों में एक बदबू भी आने लगती है और जड़ें भी इसकी काली होने लगती हैं। इन लक्षणों को देखकर आप पानी की कमी या अधिकता को पहचान सकते हैं और उसी हिसाब से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि आप भीषण गर्मी में फसलों को विपरीत परिस्थितियों में लगा रहे हैं तो आपको हर दूसरे या तीसरे दिन शाम को खेत में हल्का पानी देना चाहिए ताकि रात में वो पानी सूख जाए। अन्यथा अगले दिन के तेज धूप से ये रुका हुआ पानी भाप बनकर पौधों के नीचे से अनेक रोगों को जन्म देगा, क्योंकि गर्म भाप से नीचे की पत्तियां जल जाती हैं और इन कमजोर पत्तियों से ही रोग शुरू होगा। इसलिए समझदार किसान तो ऐसी पत्तियों को पहले ही काट कर निकाल देते हैं। इसके अलावा गर्मियों में नियमित तौर पर सुबह में एक सिर्फ पानी का स्प्रे देने से आपके पूरे खेत में एक अलग नमी वाला माहौल कुछ समय तक बना रहता है, जिससे फूलों का पराग नहीं सूखता और परागण की क्रिया संभव हो पाती है और फूल गिरना बंद हो जाता है। क्योंकि ज्यादा तापमान से फूलों का पराग सूख जाएगा और वह परागण की क्षमता को खो देता है। और यह मुख्य तौर पर तब होता है जब तापमान भी ज्यादा हो और साथ में गर्म और सूखी हवाएं भी चल रही हों। लेकिन अगर ये मानक पहले से ही नियंत्रित हैं, तो फूल झड़ने का मुख्य कारण पोषक तत्वों की उपलब्धता ही होती है, क्योंकि यह उपलब्धता कई कारणों से प्रभावित हो सकती है, जैसे पौधों में लगने वाले रोगों से, कीटों के प्रकोप से, निमेटोड्स से, ज्यादा या कम बारिश होने से और खेत की तैयारी के समय डाली हुई खादों की मात्रा से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन्हें थोड़ा विस्तार से बताऊं, आपको ये जानना चाहिए कि पौधों के अंदर ये क्षमता होती है कि वे अपने फल और फूलों की मात्रा को अपनी संरचना के हिसाब से ढाल सकते हैं। इसलिए भले ही आप एक ही प्रजाति के पौधे लगाएं, उन सब में उनकी वनस्पतिक वृद्धि और जड़ों की वृद्धि के हिसाब से फूलों और फलों की संख्या अलग होती है, क्योंकि हर पौधा फूल अवस्था के दौरान ये आकलन करता है कि उसके अंदर कितने स्वस्थ फलों को तैयार करने की क्षमता है और इसी के हिसाब से इसको नियंत्रित करने के लिए पौधे अपने अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन को पैदा करते हैं और यही हार्मोन पौधों को संकेत देते हैं कि कितने फूलों को गिरा देना है या फिर नर फूलों की मात्रा ज्यादा रखनी है या मादा फूलों की। ये सब बातें पौधों में इन हार्मोन की मात्रा से ही निर्धारित होती हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कई बार पौधों का ये आकलन कई कारणों से गलत हो जाता है और पौधों में ज्यादा मात्रा में एब्सिसिक एसिड नामक हार्मोन बनने लगता है और ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा मात्रा में एक साथ पूरे खेत में फूल झड़ने की समस्या दिखने लगती है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि आखिर पौधे का आकलन गलत कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो इसके हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुख्य कारणों पर केंद्रित रहूंगा। जैसे पहला है रोगों से, क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरिया, फफूंद या वायरस पौधे को संक्रमित करता है तो संक्रमण के जगह के हिसाब से पौधे का नियंत्रण उसके अपने कई हिस्सों से कट जाता है। जैसे यदि सिर्फ पत्तियों पर रोग के लक्षण हैं तो मात्र उतना हिस्सा प्रभावित होगा, लेकिन अगर पत्ती के डंठल पर रोग आ गया है तो पूरे पत्ते से संपर्क पौधे का खत्म हो सकता है। और इसी प्रकार मुख्य डंठल पर रोग के होने से पौधे के ऊपरी हिस्से का संपर्क नीचे के हिस्से से कट सकता है या फिर कम हो सकता है। यह निर्भर करेगा रोग की तीव्रता और प्रकार पर। इसी प्रकार कीट भी पौधे के रस को चूसकर पौधों के हिस्सों को खराब कर देते हैं, जिससे पौधों का नेटवर्क प्रभावित होता है और निमेटोड्स भी जड़ों के नेटवर्क को प्रभावित करता है, जिससे जड़ों के पोषक तत्व ऊपर पौधों में नहीं जा पाते और ऐसी परिस्थितियों में पूरे पौधे का आकलन सही नहीं हो पाता और उसे लगता है कि उसके पास क्षमता ही नहीं है इतने फूलों को फलों में बदलने की और वह हार्मोन में बदलाव कर फूलों को गिराने लगता है। इसलिए अगर कभी भी ज्यादा मात्रा में एक साथ फूल झड़ रहे हैं और समस्या समझ नहीं आ रही है तो सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बायर का प्लानोफिक्स। इसकी मात्रा 1 ml प्रति 4 लीटर पानी के लिए होगी, यानी 16 लीटर की टंकी में मात्र 4 ml देना है और वो भी शाम के समय पर। दोस्तों, प्लानोफिक्स के ऑक्सिन हार्मोन से पौधों के अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे फूल झड़ना नियंत्रित हो जाता है। दूसरा इलाज है जिब्रेलिक एसिड। इसकी 20 ppm की मात्रा से यानी 2 ग्राम शुद्ध 100% दवा का प्रयोग 100 लीटर पानी में मिलाकर शाम के
के समय करने पर आपको तुरंत लाभ दिखेगा। दोस्तों, ये हार्मोन कृपया निश्चित बताई हुई मात्रा से ही प्रयोग करें, क्योंकि इसमें हल्का सा भी बदलाव करने पर आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा और ना ही इन्हें कीटनाशक, फफूंदीनाशक या खाद के साथ मिलाकर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इन हार्मोन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और बायर कंपनी, जिसका प्लानोफिक्स है, उन्होंने खुद लिखित रूप में इस बात को बताया है कि भले ही प्लानोफिक्स को आप सभी दवाओं के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका अकेले प्रयोग करने से आपको हमेशा सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मार्केट में और भी कई सारे हार्मोन्स आते हैं, लेकिन ये सब काफी ज्यादा महंगे होते हैं और उतने प्रभावी भी नहीं होते जितना कि प्लानोफिक्स और जिब्रेलिक एसिड होता है। और यह बात मैं कई रिसर्च पेपर में किए गए विभिन्न शोधों के परिणामों के आधार पर और अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। इसलिए व्यर्थ में दूसरे महंगे हार्मोन खरीदने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हार्मोन के इस्तेमाल के समय जो फूल और फल मौजूद हैं, तत्कालीन स्थिति में सिर्फ वही बचे रहेंगे, लेकिन नए आने वाले फूलों में गिरने वाली समस्या जारी रहेगी, क्योंकि नए फूलों में हार्मोन पौधों के आकलन के हिसाब से ही बनेंगे। इसलिए हार्मोन के छिड़काव के बाद अगला काम आपका यही होना चाहिए कि पौधों के नेटवर्क को सही करके पौधे के आकलन को बढ़ाएं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि फूल पौधों में सबसे नाजुक हिस्सा होता है, इसलिए कीटों और रोगों को रोकने की पहली कोशिश फूलावस्था के दौरान हमेशा जैविक ही होनी चाहिए। इसके लिए पहला विकल्प है छाछ, कॉपर और नारियल पानी का घोल, जो वायरस, बैक्टीरिया और फफूंद तीनों पर काम करता है। और कीटों के लिए आप नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या 10 अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मात्रा और बनाने की विधि को मैंने जैविक कीटनाशक वाले वीडियो में आपको बताया है और इसे देखकर विस्तार से आप इसे जान सकते हैं। लेकिन यदि समस्या ज्यादा है तो आप रासायनिक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कीटनाशक में आप इमिडाक्लोरोपिड या यूपीएल का उलाला इस्तेमाल कर सकते हैं और फफूंदी नाशक में आप रोको या साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी की बताई हुई मात्रा के अनुसार। इसके अलावा निमेटोड्स को कैसे रोकना है, यह मैंने एक वीडियो में बताकर रखा है, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन्हें भी नियंत्रित करने का तरीका इसे देखकर आप विस्तार से समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधे का आकलन गलत नहीं होता, बल्कि वास्तव में पौधे के अंदर क्षमता ही कम होती है, और इसका मुख्य कारण होता है कि पौधे को पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाए हैं और इस कारण पौधे के सभी हिस्सों का विकास पूरा नहीं हो पाया है। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादातर मामलों में यह देखने को मिलता है कि यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग के कारण नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है पौधों में, जिसके कारण पौधे के मिट्टी के ऊपरी हिस्से का विकास तो काफी अच्छा होता है, लेकिन फास्फोरस और पोटास की कमी के कारण जड़ें विकसित नहीं हो पाती। इसलिए आपको ऊपर से फसल तो स्वस्थ दिखती है, लेकिन मिट्टी के नीचे का हिस्सा काफी कमजोर रह जाता है। और ऐसा तभी होता है जब आपके खेत की तैयारी के समय फसल की जरूरत के हिसाब से उसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा आपने नहीं दी है और न ही स्प्रे से आपने इसकी जरूरत को बाद में पूरा किया है। हालांकि एक संभावना ये भी हो सकती है कि फसल अवधि के दौरान ज्यादा बारिश या अत्यधिक पानी देने से आपकी इस्तेमाल की हुई खाद बेकार हो गई हो, और ऐसी स्थिति में आपको फूल अवस्था से पहले ही हर हफ्ते में एक बार 05234 के 5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से एक स्प्रे ले लेना चाहिए। लेकिन पहली बार स्प्रे करते समय इसमें आपको रोको या साफ फफूंदीनाशक मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि फफूंदी जनक रोगों से बचाव मिलता रहे। और दूसरी बार इसमें किसी भी अच्छे कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला लेना चाहिए, जैसे एरीज का एग्रोमिन गोल्ड या एग्रोमिन मैक्स। ऐसा करने से पौधे का संपूर्ण विकास होगा, जिससे पौधे का आकलन भी बढ़ जाएगा और फूलों की गिरने की समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, बोरॉन, जिंक और कैल्शियम की कमी से भी फूलों की झड़ने की समस्या आती है, और इसलिए आपको खेत की तैयारी के समय मिट्टी में जिप्सम, जिंक और पहली बार यूरिया देते समय उसमें बोरॉन मिला देना चाहिए, क्योंकि यूरिया की तरह बोरॉन भी मिट्टी में आराम से जड़ों तक पहुंच सकता है। हालांकि अगर आप शुरू में ये नहीं दे पाए हैं तो मार्केट में कई ऐसे उत्पाद हैं जिससे कैल्शियम, जिंक और बोरॉन की कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी सभी पौधों में एक जैसी नहीं होती, और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से पौधों में हार्मोन वाले बड़े बदलाव नहीं होते हैं। इसलिए अगर खेत में कहीं कम और कहीं ज्यादा फूल गिर रहे हैं तो समझ जाइए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। लेकिन जब पूरे खेत में भारी मात्रा में फूल गिर रहे हैं तो वह मुख्य पोषक तत्वों की कमी से होगा, क्योंकि हार्मोन में बदलाव मुख्य पोषक तत्वों यानी एनपीके की कमी के कारण
कारण ही आती है। इसी तरह दोस्तों, अत्यधिक ठंड में भी पराग अपनी परागण करने की शक्ति खो देते हैं और बांझ हो जाते हैं, और इस कारण अत्यधिक ठंड में भी फूल गिरने की समस्या आती है। और इसको नियंत्रित करने के लिए ठंड में आपको सल्फर को स्प्रे से देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सल्फर से पौधों को गर्मी मिलती है। लेकिन अगर ठंड में सिर्फ सल्फर के स्प्रे से आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको सल्फर को जड़ों के माध्यम से भी देना चाहिए, और दोनों माध्यम से जब सल्फर पौधों में पहुंचेगा तो पराग के कम तापमान के कारण बांझ होने वाली दिक्कत भी कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि सल्फर के स्प्रे और ड्रेंचिंग दोनों के लिए मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर की होगी। इसके अलावा ठंड में कई दिनों तक धूप न निकलने के कारण भी फूल गिरने की समस्या आती है, क्योंकि धूप की कमी से प्रकाश संश्लेषण उस समय अच्छे से नहीं हो पाता और धीरे धीरे पत्तियों में संग्रहित खाना पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर से पौधे का गणित बिगड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपको पत्तियों को सीधे उनका खाना देना पड़ता है, यानी जैविक में गुड़ का 1% का घोल और रासायनिक में एमिनो एसिड्स बेहतरीन परिणाम देते हैं, जैसे सिजेंटा का इसेबियन और इफ्को का एमिनोज। मात्रा दोनों की 0.5 से 1 ml प्रति लीटर तक आप ले सकते हैं फसल की स्थिति के हिसाब से। और दोस्तों, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भले ही सब कुछ सही कीजिए और सभी मानकों को नियंत्रित रखिए, लेकिन फिर भी हर फसल में एक फिक्स रेशियो होता है कि इतने फूल तो गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि पौधे जानबूझकर अधिक फूल बनाते हैं ताकि फलों की संख्या फूलों की कमी के कारण कम ना हो। जैसे आम के पेड़ में मात्र 0.1 से लेकर 0.25% तक ही फूल फल में बदल पाएंगे, यानी 1000 फूलों में से मात्र 1 या 2 फूल ही फल बनता है, और यह आम के पेड़ की प्रकृति है। इसलिए कई बार फूल झड़ना एक प्राकृतिक क्रिया भी हो सकती है। इसलिए कई बार किसान व्यर्थ में परेशान होते हैं और झूठ में हम दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए यह पहचानना भी बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में समस्या है या फिर यह एक सामान्य क्रिया है। इसलिए आप जो भी फसल लगाएं उसमें ये जरूर पता कर लें कि इसमें साधारण तौर पर कितने प्रतिशत फूल फलों में परिवर्तित होते हैं, और इससे आपको इसका अंदाजा लगाने में काफी आसानी होगी कि यह सामान्य क्रिया है या दिक्कत है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को बताने लायक लगे तो शेयर कीजिएगा। बाकी इसी तरह की खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी आपको मेरे हर वीडियो में मिलेगी बिना किसी अतिरिक्त बकवास के। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि दोस्तों, बाकी लोगों की तरह मैं हर दिन या हर हफ्ते में या किसी भी निश्चित समय अंतराल पर आपको वीडियो देने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये वादा जरूर है कि मेरी बनाई हर एक वीडियो से आपको आजीवन लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।